हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। रिवीजन, प्रैक्टिस, बैकलॉग, क्लासेस सब सही चल रहे होंगे, है ना? तो आज हम फाइनली अभी के लिए अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम को जो है सो एंड करेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस लेक्चर के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कुछ और टॉपिक्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के जो इस साल या पिछले साल या अभी चलने वाले समय में अगर इम्पोर्टेंट हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हर थीम के ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट हम लास्ट में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ देख लेंगे। कुछ तो उस समय हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ देखेंगे जो करंट अफेयर्स हैं या थोड़े से ज़्यादा नीश टॉपिक्स हैं। बट साथ साथ में हम ये जो भी हमने पढ़ा है, जितने थीम्स करे हैं, इन थीम्स से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं जो रह रहे हैं बट कवर करना चाहिए था, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक डिफेंस टेक्नोलॉजी रह रहा है, तो अब डिफेंस टेक्नोलॉजी को उस टाइम कर लेंगे या और भी देखेंगे कोई सी चीज़ है। बट ये देख लेंगे कि हाँ उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अब जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी ही है। मान लीजिए कि अगर जब मैं करंट अफेयर्स देखूंगा 2 साल के, मैं खुद पढ़ूंगा और फिर मुझे लगेगा कि नहीं उतना ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। देखिए पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है ना? पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिफेंस में हर महीने आप अगर करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ेंगे तो हर महीने आपको दिखाई देगा कि नया नया कंटेंट जो है सो आ रहा है। 2-2 3-3 पेज का कंटेंट आ रहा है हर मंथ। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 2 बिकॉज दोज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, फैक्चुअल डिटेल्स रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर। बट हम पेपर 2 के लिए ऐसे फैक्चुअल फैक्ट्स वगैरह नहीं देखते हैं। हमें पेपर 2 के लिए देखना है अगर, तो हम देखते हैं ऐसी चीज़ें जिनका एक एनालिटिकल स्टैंड पॉइंट हो, है ना? तो वही बात है। तो इसीलिए आज जो है दिस इज द, ये क्या हो गया? अच्छा, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम। आपके साइंस एंड टेक के थीम का ये लास्ट लेक्चर है आज। ठीक है, तो अब बात जो हमें करनी है वो यही करनी है कि अगेन हम ग्रेजुअली एक एक करके हमने पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म करी। अभी भी लगता है कि कुछ टाइम पहले की बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू किया था। बट वही है कि कंसिस्टेंटली अगर करते जाते हैं तो धीरे 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 जो है सो चीज़ें कवर होती चली जाती हैं। वही आपको फॉलो करना है। आपको भी अपना एक डिसिप्लिन बना लेना है, एक शेड्यूल बना लेना है कि कैसे मैं रिवाइज करूँगा, और उसको ग्रेजुअली बिना एवरीडे होप्स लगाए, बिना कुछ किए, आराम से जो है सो कवर करते चले जाना है। यू विल बी डूइंग गुड। ठीक है, आज का भी जो लेक्चर है वो सिंस लास्ट लेक्चर है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी तक जो हमने बात करी है टिल नाउ, हमने जो बात करी है वो अलग अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की बात करी है। साथ साथ में हमने ऐसी एरियाज की बात करी है जो एमर्जिंग इन नेचर हैं, जिनके एप्लीकेशन की हमने बात करी है, उससे एसोसिएटेड क्या क्या पोटेंशियल है इसकी बात करी है, उनसे क्या इम्पैक्ट होगा इनकी बात करी है, कुछ चैलेंजेस की बात करी है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसकी बात करी है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है इसकी बात करी है, कौन इसमें दुनिया में लीडर है, कौन किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमने बातें करी हैं ये सब। उसके अलावा हमने कुछ वैल्यू एडिशन जो देखे हैं, वो वैल्यू एडिशन भी कैसे देखे हैं, तो हमने ये समझ लिया कि इंट्रो एंड कंक्लूजन तो सॉर्टेड था इस थीम का, एक ही जैसा जेनरिक ही है सारा, कोई अंतर नहीं था ज़्यादा। बट साथ में हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे दुनिया भर से, हमने केस स्टडीज़ देखे, फिर हमने कोट्स देखा, ये सब हमने चीज़ें देखी। बट इस हर टेक्नोलॉजी में, या हर टेक्नोलॉजी में नहीं तो मेजॉरिटी, बट आज जो हम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजीज में, या फिर आप अलग अलग टेक्नोलॉजी को मत देखो, आप देखो कि इस पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के
दुनिया में एक नया इमर्जिंग एथिकल एंगल आ रहा है। एक एथिकल एंगल जो है तो नया इमर्ज होके इस पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ रहा है। अब ये जो एथिकल एंगल आ रहा है, ये हमें ऐसे रेफरेंस के तौर पे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में बीच बीच में मिल रहा था कि क्या होता है, कैसे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जब इस एथिकल एंगल पे एक हम इसको सेपरेटली एज ए डिस्टिंक्ट टॉपिक या डिस्टिंक्ट चीज समझने की कोशिश करते हैं, तब क्या इसके अलग अलग फेसेट्स हैं, इस पे आज का लेक्चर है। कि जब कोई, जैसे कि हमने बात करी थी बायोटेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा कि यहाँ पे जीन एडिटिंग, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग करके जो है सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नेचुरल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का, क्लोनिंग, फिर हमने इससे एसोसिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग में और अलग अलग जगह डिजाइनर बेबीज, कुछ ये ऐसे एस्पेक्ट हमने देखे जिनका कुछ एक एथिकल डायमेंशन हमें लग रहा था कि यार ये सुनने में जो है सो थोड़ा सा मॉरली या फिर एथिकली, आप सेम यूज करेंगे टर्म, इनकरेक्ट लग रहा था। समझ रहे हैं बात? तो अब आप जब इस एथिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो ये एक्चुअली क्या है, और अगर इस पे एक एस्से आ जाता है तो उस एस्से में आप कैसे, क्या क्या आपको सारे कंटेंट की जरूरत है, इसके लिए हम आज इसकी बात करेंगे। उससे पहले तो ये इस क्लास का बेसिक थीम है। अब हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा एथिक्स के बारे में ना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअली एथिक्स है क्या, क्या है एथिकल डायमेंशन और एथिक्स होता क्या है। देखिए, एथिक्स जो है इसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका नाम, जिसको कहते थे ग्रीक में एथिकोस। ग्रीक्स एक वर्ड कहते थे एथिकोस, और वहीं से ओरिजिन होता है किसका, द वर्ड एथिक्स का। एथिकोस का आप मतलब कह सकते हैं कि एथिकोस इज अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट, आदत की वजह से होने वाली चीज इज एथिकोस। या फिर इसको और कहते हैं कि इट इज समथिंग रिलेटिंग टू वंस कैरेक्टर। ये दोनों मतलब होता था एथिकोस का, कि कोई हैबिट की वजह से, आदत की वजह से जो चीज निकलती है किसी में भी, कि मतलब वो आदत से मजबूर, तो अपने आदत की वजह से होने वाली जो चीज है वो एथिकोस है। या फिर वही आदत से होने वाली चीज अल्टीमेटली आपका कैरेक्टर बन जाती है, तो आपके कैरेक्टर से रिलेटेड एक वर्ड है। बट ये एथिकोस वर्ड भी जो है सो एक दूसरे वर्ड से निकला है जिसका नाम है एथोस। इस इथोस का मतलब है मॉरल कैरेक्टर। इथोस का क्या मतलब है, मॉरल कैरेक्टर या फिर मॉरल नेचर। तो अगर आप वर्बाटिम, मतलब वर्ड ब्रेकडाउन से क्या मतलब निकलता है, इसको वर्बाटिम कहते हैं कि उसके वर्ड का क्या मतलब है। तो अगर आप वर्बाटिम देखेंगे तो एथिक्स का मतलब होता है दीज आर द गुड ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कैरेक्टर। लिखते रहिए ये सब, एथिक्स वर्बाटिम डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं आपको कि इसका जो ओरिजिन है इथोस एंड एथिकोस, इसके बेसिस पे क्या मतलब निकलता है। तो इसका मतलब निकलता है इट इज द गुड ट्रेट्स ऑफ आवर कैरेक्टर दैट डेवलप्स
when we perform the correct action regularly as a part of our habit. इसको अंडरलाइन करेंगे, गुड ट्रेट्स, कैरेक्टर, करेक्ट एक्शन, हैबिट। आपके नेचर में, आपके कैरेक्टर में वो अच्छी बातें जो डेवलप हो गई हैं, क्यों डेवलप हुई हैं? क्योंकि आप बार बार जो सही एक्शन है ना उसको अपने हैबिट की तरह करते हैं। मतलब आप हमेशा, आपका ये हैबिट है, आपकी आदत है कि आप सही काम करते हैं और सही काम करने की वजह से आपके अंदर कुछ अच्छे गुण बन गए हैं। तो अगर वर्बाटिम डेफिनेशन की बात करी जाए तब तो ये वर्बाटिम डेफिनेशन है एथिक्स का। और एरिस्टोटल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने एक लाइन कही थी, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस then is not an act but a habit। अब ऑफ कोर्स एरिस्टोटल ने इसको ग्रीक लैंग्वेज में कहा होगा, बट ये ट्रांसलेट हुआ है एक विल ड्यूरेंट नाम के एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, फिलोसोफर, राइटर हैं, विल ड्यूरेंट, बड़े फेमस हैं। इन्होंने एरिस्टोटल की एक बुक आती है निकोमाकियन एथिक्स, ये सब ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर आपको कभी वैल्यू एडिशन में यूज करना पड़ जाए या कहीं भी, और आप में से कोई अगर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट होगा तो ये सब बातें उसको पता होंगी, और कुछ नहीं पता होगा तो एरिस्टोटल पता होगा, निकोमाकियन एथिक्स पता होगा, एरिस्टोटल की बुक है। तो एरिस्टोटल ने अपने बुक निकोमाकियन एथिक्स में बताया कि वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। हम कौन हैं, हम क्या हैं? हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। तो एक्सेलेंस यानी किसी भी चीज को एक्सेलेंटली करना, सबसे सर्वोत्तम एक एक्टिविटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस क्लास को, आज की क्लास को आपने एक्सेलेंटली कर लिया, नो, दैट इज नॉट व्हाट ही इज सेइंग। ही इज सेइंग एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट। ये कोई एक्शन नहीं है, कोई एक एक्ट नहीं है। एक्सेलेंस एक हैबिट है। आप बार 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 अगर अच्छा चीज कर रहे हैं तब अल्टीमेटली जाकर के आपको एक्सेलेंस मिलेगा। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो यू अप्लाई दिस टू योरसेल्फ। अगर आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, या फिर होने पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बाकी बच्चे तो बहुत आगे हैं, ये है वो है, अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो हमेशा यही सोचना कि एक्सेलेंस एक एक्ट नहीं है, एक्सेलेंस एक हैबिट है। इफ आई एम डूइंग माई एवरी डे का काम अच्छे से, इफ आई एम डूइंग माई पर डे का टास्क बहुत अच्छे से, डिलीजेंटली, देन इट मीन्स दैट आई एम मूविंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस। तो ये तो वही ग्रीक मीनिंग हो गया, वर्बाटिम डेफिनेशन। बट अल्टीमेटली जब ये सारा एथिक्स एज अ डिसिप्लिन बना, एक फिलॉसफी का ब्रांच है एथिक्स, तो उसमें जब एथिक्स एक डिसिप्लिन बना है तब उसके बाद जा करके हमें समझना है कि क्या है एक्चुअली। फिलॉसफी जो एक सब्जेक्ट है, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है, उसका एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है एक्जियोलॉजी। इस एक्जियोलॉजी में फर्दर दो ब्रांच है, एक है एथिक्स और एक है एस्थेटिक्स। आउटर ब्यूटी के लिए एस्थेटिक्स होता है और इनर ब्यूटी के लिए, इनर ब्यूटी यानी सोल की बात, सोल के लेवल पे बात की, आपकी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये एथिक्स होता है। तो फिलॉसफी के ब्रांच है। खैर, तो जब ये फिलॉसफी में एज अ ब्रांच डेवलप हुआ तब लोग ये मानने लगे, या एथिक्स का डेफिनेशन ऐसा हो गया कि एथिक्स जो है ये एक ग्रुप ऑफ या फिर सेट ऑफ
प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स है, मतलब ऐसे सेट ऑफ उसूल, कानून, रूल्स जो कि एक सोसाइटी, सोशल ग्रुप, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अपने ऊपर रखता है। यानी किसी समाज के कुछ अगर उसूल हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उसूल हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन के कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो एथिक्स हैं। और इन प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जितने भी लोगों का थॉट है, मतलब क्या सोच रहे हैं, आपका मोटिव है, मोटिव मतलब कि आपका इंटेंशन क्या है, आपके जो चॉइसेस हैं, क्या आप चूज कर रहे हैं, आपके जो एक्शन है कि आप क्या एक्ट कर रहे हैं, और आपका जो बिहेवियर है, थॉट, मोटिव, चॉइसेस, एक्शन एंड बिहेवियर, ये जज होते हैं। क्या मतलब? एथिक्स एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स है जो कोई समाज, एक सोशल ग्रुप, एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर रखता है या अपने आप के लिए एप्लीकेबल कराता है। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल के दम पे इंसान, ह्यूमन के, कि ह्यूमन कैसा सोच रहा है, ह्यूमन का मोटिव क्या है, चॉइसेस क्या है, एक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है, ये जज किया जाता है। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि किसी एक समाज है, ज्यादातर समाज में ये एप्लीकेबल है, जहां पे मर्डर को गलत माना जाता है। मैक्सिमम समाज है, कोई ऐसा समाज नहीं मिलेगा आपको जो कहेगा कि मर्डर इज राइट। तो मर्डर को गलत माना जाता है। तो एथिक्स यानी समाज ने एक प्रिंसिपल बनाया कि मर्डर इज रॉन्ग, या एक स्टैंडर्ड बनाया कि मर्डर इज रॉन्ग। क्यों बनाया वो स्टैंडर्ड? क्योंकि वो प्रिंसिपल में बात करते हैं दैट एवरीबडी हैज द राइट टू लिव। एवरीबडी हैज द राइट टू लिव इज अ प्रिंसिपल। और इसके बेसिस पे एक स्टैंडर्ड इन्होंने बना लिया कि कोई किसी को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि हर इंसान के पास जिंदा रहने के लिए उसका राइट है कि वो जिंदा रहे। ठीक। तो एक समाज के ऊपर, समाज, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप, किसी के भी ऊपर एक ये प्रिंसिपल है कि सबको जिंदा रहने का हक है। लेकिन अगर ऐसे में अगर कोई ह्यूमन है, वो थॉट यानी वो सोचे कि आई विल किल समबडी, सोच रहा है, वो मारा नहीं है उसने, ही इज थिंकिंग, तो अगर वो सोच भी रहा है ना, तब भी कहा जाएगा कि दिस इज अनएथिकल। वाई? बिकॉज जो समाज ने अपने ऊपर प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड रखा है कि किसी को नहीं मारना है क्योंकि सबकी जिंदगी प्रेशियस है, आपने अपना थॉट जो है उससे अगेंस्ट बना दिया, यानी यू आर अनएथिकल। आपका मोटिव क्या है कि मैं किसी को मार करके बदला लूंगा। मारना गलत प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड एक समाज के हिसाब से, आपने मोटिव सोच लिया गलत कि मैं उसको बदला लूंगा, आप अनएथिकल हैं। आपका चॉइस क्या है कि आप उसको मारेंगे या नहीं मारेंगे। अगर आप ये चूज कर रहे हैं और आपने चूज किया कि मैं मारूंगा, अनएथिकल। एक्शन क्या है कि आपने उसको मार दिया, मर्डर का एक्ट, अनएथिकल। और बिहेवियर क्या है कि आपको उसके बाद कोई दुख नहीं हुआ उसको मारने के बाद, अनएथिकल। एक बात बहुत ध्यान से समझना, अगर कानून होता ना, एथिक्स, अगर लॉ होता, तो कोई किसी को मारने का सोच रहा है किसी एक मोटिव की वजह से, इस पे कानून काम नहीं करता। आप क्या किसी पे जाके केस कर सकते हैं कि इसने सोचा, इसके दिमाग में बैठे बैठे बस ख्याल आया, इसने सोचा कि मुझे मार दे, तो क्या आप कहेंगे कि इलीगल है? नहीं है। लॉ जो होता है ना, लॉ वो हमेशा एक्शन के बाद एप्लीकेबल होता है, कि अगर किसी को मार दिया तब लॉ आएगा। बट एथिक्स जो है वो कानून से भी बड़ा है। अगर आपने मारने का किसी को सोचा भी, तो दैट इज अनएथिकल। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये बात थी एथिक्स के बारे में। आपको एक एथिक्स क्या होता है ये समझाना जरूरी था, सो दैट हम बात करेंगे। बाकी ये जो चीजें नोट्स में है ना आज, ये सारी चीजें में से मैक्सिमम चीजें हम पढ़ चुके हैं। बस हम एग्जाम्पल देखेंगे और चीजें बढ़ते रहेंगे। इसमें टाइम नहीं लगेगा, टाइम इसमें लगना था कि एथिक्स एथिक्स की बात कर रहे हैं, बट यू डोंट नो द फ्लेवर ऑफ एथिक्स। क्या होता है एथिक्स? तो दिस इज एथिक्स। सिविल सर्विसेज में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नाम का एक पूरा पेपर है अलग से,
उसमें आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी किसी कोई करता था या कर रहा है या करना है फ्यूचर में, तो एथिक्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत यहीं से होगी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा जाए तो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, और अगर इंटरेस्ट लेकर के नहीं पढ़ा जाए, फील करके नहीं पढ़ा जाए, तो वन ऑफ द नाइटमेयर बन जाता है, लिखा नहीं जाता इसमें आंसर। तो उस एथिक्स का क्या फील है ये आपको मिल गया कि एथिक्स का डेफिनेशन वर्बाटिम क्या होता है, और एथिक्स आज के दिन में जब एज अ फिलोसफी का एक ब्रांच बना तो एथिक्स को कैसे माना जाता है कि एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स है जो कि एक समाज अपने ऊपर एप्लीकेबल कराता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर एप्लीकेबल कराता है, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल के बेसिस पे इंसान द्वारा किया हुआ सब कुछ, सोचने से लेकर के करने तक सब कुछ जज किया जाता है। अब हम टेक्नोलॉजी से इसको रिलेट कर देते हैं, समझो। अब क्या है, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ने कुछ एडवांसमेंट्स किए हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, ये एडवांसमेंट्स ऑफ कोर्स ह्यूमन बेस्ड है, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बेसिस पे जो इंसान है उनके, अब इंसान के थॉट में आया होगा कोई एक टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद अब मान लो हम डिजाइनर बेबीज की बात कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जो है, और आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एथिक्स सोशल सेंट्रिक होता है, एथिक्स सोसाइटी सेंट्रिक होता है। सोशल इंस्टीट्यूशन, किसी समाज में अगर चाइल्ड मैरिज को लोग मानते हैं कि सही है, जो कि पुराने जमाने में प्रेजेंट था इंडियन सोसाइटी में, आज भी बहुत जगह पे होता है, अगर वो सोसाइटी उसको मानती है कि हाँ वो चाइल्ड मैरिज सही है, तो उस सोसाइटी के लिए चाइल्ड मैरिज एथिकल माना जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे एक डिबेट आ जाता है एथिक्स वर्सेस मोरालिटी की। कभी कभी तो एथिक्स भी गलत हो सकता है, क्योंकि समाज कुछ भी मान सकता है। समाज तो सती को भी सही मानता था एक जमाने में, उस समय जमाने के हिसाब से एथिकल था सती, आज नहीं है क्योंकि जमाना इसको नहीं मानता है, सोसाइटी नहीं मानता है। तो यहाँ पे एक डिबेट आ जाता है एथिक्स वर्सेस मोरालिटी की। मोरालिटी क्या होता है, सारे डेफिनेशन सेम है कि इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, बस अंतर क्या है कि वहां एथिक्स में जो प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे समाज के हैं, कि पूरा समाज कलेक्टिवली किस चीज में मानता है, और मोरालिटी एक इंडिविजुअल का होता है। आपका, मेरा, अलग अलग जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबका अलग अलग मोरालिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है, वो एक ऐसे समाज, एक ऐसे सोसाइटी का मेंबर है जो सोसाइटी चाइल्ड मैरिज को सही मानती है, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से, या वो बाहर पढ़ने गया, या उसके घर में उसकी बहुत सारी सिस्टर हैं जिनको देखता है, वो उनके साथ रह रहा है और उनको लगता है कि नहीं यार गलत है चाइल्ड मैरिज, तो उस इंसान की मोरालिटी चाइल्ड मैरिज को अपोज करती है, लेकिन उस इंसान की सोसाइटी का जो एथिक्स है वो चाइल्ड मैरिज को लेकर के सही है। देखो ज्यादातर केसेस में एथिक्स और मोरालिटी एक जैसा ही होता है कि मर्डर है, अब मर्डर समाज भी अनएथिकल मानता है और आपके लिए भी इमोरल है, तो आपकी मोरालिटी और एथिक्स हर ऐसे जगह पे दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर एथिक्स और मोरालिटी, यानी पूरी सोसाइटी और कुछ इंडिविजुअल्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे एक चीज शुरू हो जाती है जिसको बोला जाता है डिलेमा, कि अब क्या किया जाए। सोसाइटी एथिकल मान रही है, कुछ लोग इमोरल मान रहे हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज। जैसे आज के दिन में अगर आप देखा जाए तो सेम सेक्स मैरिज, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो सेम सेक्स मैरिज को मानते हो कि यार ठीक है यार, क्यों नहीं होना चाहिए, लोगों के पास होनी चाहिए लिबर्टी, और कुछ लोग मानते हो नहीं, अगर ये आता है तो ये तो पूरे सोसाइटी का स्ट्रक्चर खराब कर देगा, ये सब बहुत गलत बात है। तो ये एथिकल डिलेमा है एक। आप में से बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को सही मानते होंगे और बहुत सारे लोग मानते होंगे कि दिस इज नॉट राइट। तो मोरालिटी डिफर कर रही है, लेकिन अगर समाज के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी समाज में क्या,
लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जिससे हम बिलोंग करते हैं वहां पे क्या उसको अनएथिकल माना जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे इश्यूज जो है ना, जो थोड़े से पेचीदा है, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा का स्कोप है, वो डिलेमा होते हैं। और इसी डिलेमा में टेक्नोलॉजी आता है, बिकॉज कहीं कहीं टेक्नोलॉजी आ जाता है, सारे टेक्नोलॉजीज नहीं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट, कुछ इनोवेटर्स एंड कुछ लोगों की मोरालिटी कहती है कि डिजाइनर बेबी होना, 3 पेरेंट बेबी होना इज राइट, बट शायद पूरा समाज अभी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए दैट इज कंसिडर्ड अनएथिकल बाय समाज। बट ये भी चेंज होता है, जैसे जैसे जमाना बढ़ता है चेंज होता है, जैसे सती और चाइल्ड मैरिज में हुआ। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो एथिक्स है जो एथिक्स है वो एक समाज का होता है और मोरालिटी इंडिविजुअल्स की होती है। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ऐसे टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल, जिन टेक्नोलॉजी में समाज और कुछ लोगों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा आ जाए, उसमें जो है एथिकल डिलेमास आ जाते हैं। और आज जो हम चीजें देखेंगे, आप उसमें नोटिस करना कि वहां पे यही आ रहा है कि ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पे एथिकल डिलेमास है। ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन एस्पेक्ट्स में यही बात चल रही है कि समाज अभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने इनोवेट किया है, वो भी तो लोग समाज के ही हैं, बट वो उनकी मोरालिटी के बेसिस पे है। और अब हमें एथिकल डायमेंशन जो हम देखने वाले हैं लेक्चर में, इस पे एक आपका एस्से का टॉपिक बन जाएगा अगर, और अगर ये सारी बैकग्राउंड और बैकड्रॉप की कहानियां नहीं पता होती तो काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल हैविंग 4 legs 1 stomach, यही लिख के आते हैं इस एथिक्स वाले लेक्चर में। समझ रहे हो? क्योंकि ये एक नीश टॉपिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बहुत फिलोसॉफिकल और काफी टफ टॉपिक बनाया जा सकता है इस पे। टफ तो नहीं, अगर ये की एलिमेंट तुमने समझ लिया तो एक बात तो जान लो कि तुम अगर इस टॉपिक पे ये आता है और तुम इस पे लिखते अगर चूज करते तो तुम्हें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें इतना स्कोप है एग्जाम्पल देने का ना। और दूसरी बात क्या है कि कुछ ऐसा एस्पेक्ट तो जरूर है कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन बेहतर इसमें अगर तुम करोगे तो मार्क्स तुम्हें अच्छे मिलेंगे। तो इसीलिए ये अभी तक हमने ज्यादा समय, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द क्लास हमने लगा करके एथिक्स और उसके डायमेंशन समझे हैं। और क्यों एथिकल डायमेंशन है टेक्नोलॉजी का? बिकॉज टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए जो स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स समाज ने सेट किए हैं और जिसके बेसिस पर ये ह्यूमन के एक्शंस को, थॉट्स को, मोटिव्स को, चॉइसेस को, बिहेवियर को जज करते हैं, ये अभी समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर इन द टेक्नोलॉजिकल डोमेन। और वही एथिकल डायमेंशन आज हम देखेंगे। अब हम इस नोट्स में बहुत कम समय देंगे, बिकॉज ये नोट्स सिर्फ एग्जाम्पल और वो हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंट्रोडक्शन में अब वही दिया हुआ है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है जो हम जिस तरह से पूरा समाज जिस तरीके से रहता है उसको काफी मेजरली ऑल्टर करने वाली है। ये तो आप मानते हैं। हम हर बार बात कर रहे थे अपने लेक्चर्स में कि 21वीं सदी के नीड्स के लिए जरूरी है। 21वीं सदी यानी अभी तक हम जैसे रह रहे थे उसको ये बहुत मेजर चेंज करके देगा। और टेक्नोलॉजी में एक एस्पेक्ट क्या आ जाता है, क्यों लोग इसको, कुछ लोग मोरालिटी में इसको सही मानते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ तो करता ही है, लोगों की लाइफ का क्वालिटी बढ़ाता है। लेकिन अगर, और समाज क्या मान रहा है कि अब 3 पेरेंट बेबी और डिजाइनर बेबी से आपको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और ऐसा एक्सेप्टेबल है, तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट राइट फॉर अस। ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ हमें नहीं चाहिए। तो वो एथिक्स और इकोनॉमी, एथिक्स और टेक्नोलॉजी वाला डिबेट आ जाता है। और डिलेमाज वही होते हैं कि एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जहां पे आपकी प्रोग्रेस, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, एथिकल प्रिंसिपल्स, समाज के जो प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उनके आड़े आ जाता है। एंड दिस इज व्हाट द एथिकल डिलेमाज आर। अब कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्या क्या एथिकल डायमेंशंस हैं ये आप देख लेते हैं। अगर आपका एथिकल डायमेंशंस पे आएगा तो आप इन्हीं को यूज करेंगे। सबसे पहला है प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस, क्योंकि एथिक्स ये मानता है कि प्राइवेसी एक चीज है जो मानेगा कि हाँ नहीं होना चाहिए, समाज इसको मानता है कि प्राइवेसी इज करेक्ट थिंग। बट कंसर्न क्या है, एआई, फेशियल रिकॉग्निशन, आईओटी डिवाइसेस जैसे जो है वो पर्सनल प्राइवेसी में इंक्लूड करते हैं। देख चुके हैं सब।
इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट लीडिंग टू मास सर्वेलेंस। तो मास सर्वेलेंस को भी, अब देखो मैं कीवर्ड हाईलाइट करते जाऊंगा, तुम बढ़ते जाना आगे, बस इस वाले पेन से करते हैं। देखो सबसे पहले कंसर्न क्या है कि पर्सनल प्राइवेसी को इंक्लूड करेगा, और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मास सर्वेलेंस जैसी चीज हो जाएंगी। अब पर्सनल प्राइवेसी, मास सर्वेलेंस, इनको समाज अनएथिकल मानता है। फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी, तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पब्लिक स्पेसेस में, याद है चाइना वाला प्रोग्राम, आगे उसका भी एग्जाम्पल है। तो यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन जो पब्लिक स्पेसेस जो है वो प्राइवेसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए करता है। यहाँ एग्जाम्पल चाइना वाला एग्जाम्पल का दे देना। दूसरा जो कंसर्न है, एथिकल कंसर्न, वो है ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन एजेंसी। कि भाई एथिक्स ये मानता है कि ह्यूमन के पास कंट्रोल होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब जो भी समाज में है, समाज की एक्सेप्टेंस, कोई काम को करने के लिए इंसान काम करे वो ज्यादा समाज एक्सेप्ट करेगा या रोबोट्स करें वो ज्यादा? इंसान करे, बिकॉज ह्यूमन कंट्रोल चाहिए इन्हें। जनरली जो एथिकल अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी है, क्योंकि लोगों की जॉब चली जाएगी तो इमोशनल कलेक्ट है दूसरे लोगों के साथ, तो ह्यूमन कंट्रोल। लेकिन ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन एजेंसी में यही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ऑटोमेशन, एआई, रोबोटिक्स, यहाँ पे ह्यूमन कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगा, ये एक समस्या है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हेल्थ केयर, फाइनेंस और जुडिशियरी जैसे सेक्टर्स में ह्यूमन ऑटोनॉमी कम हो जाएगा। केस स्टडी, ऑटोनोमस वेपन्स, ये लाइफ और डेथ डिसीजन बनाएंगे बिना ह्यूमन ओवरसाइट के। तो किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी अगर कोई मर जाता है या नहीं मरता? ड्राइवर, हमने बात किया था ड्राइवरलेस कार है, वो ड्राइवरलेस कार्स जो है वो अगर एक्सीडेंट हो जाती हैं उनकी, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये कौन डिसाइड करेगा? समझ रहे हैं? अगला जो समस्या है वो क्या है? वो है अपना इक्विटी एंड एक्सेस का। ये एक दूसरा तीसरा एथिकल समस्या है। तो जब आपका एथिकल डायमेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे आएगा इससे, यही आपके सब हेडिंग्स होंगे बॉडी के। कंसर्न क्या है कि या तो हमने देखा था बहुत बार कि इनइक्वालिटी क्रिएट होगा। अब रोबोटिक्स वगैरह की वजह से किसको नौकरी लगेगी ज्यादा? स्किल्ड जॉब वालों को नौकरी, स्किल्ड जॉब वालों को लगेगी, तो क्रिएट करेगा और इनइक्वालिटी को और कम करेगा। तो समाज इसको गलत मानेगा, क्योंकि समाज सोशल जस्टिस में मानता है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? कि वही डिस्पैरिटी आ जाएगा एक्सेस में, डिजिटल डिवाइड को और ज्यादा बढ़ाएगा। और केस स्टडी क्या है? क्रिस्पर जीन एडिटिंग से जो है सो डिजाइनर बेबी बनाना। अब ये कौन करा पाएंगे डिजाइनर बेबीज? तो वेल्दी लोग जिनके पास पैसे हैं, और ये और ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ाएगा। तो इक्विटी एंड एक्सेस, तो हम 3 प्रॉब्लम देख लिए एथिकल डायमेंशंस की, क्या क्या समस्या है। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की हमने देखा कि भाई अल्गोरिदम बेस्ड या ऑटोमेटेड चीजें जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? वही ड्राइवरलेस कार वगैरह। क्रिमिनल जस्टिस में या हायरिंग में अनफेयर आउटकम्स आ सकते हैं इससे। केस स्टडी, ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम जो है वो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग करता है। तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग क्या होता है कि एक्स पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक्स पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को टारगेट करना या उनको फेवर देना, तो ये अनफेयर टारगेटिंग हो जाएगा। समाज इसमें नहीं मानता है। समाज के लिए एथिकल क्या है कि भाई जस्टिस हो, जस्टिस है एथिक्स, समाज जस्टिस में मानता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को बढ़ा देगा। प्लस हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे में देखा था कि इतना ज़्यादा हैवी कंप्यूटर और ये सब लाने से ई वेस्ट बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर 5G आता है तो उसके ट्रांसमिशन से भी जो है सो परेशानियां हो सकती हैं इन्वायरमेंटल। रोबोट 2.0 में देखा था पक्षी राज को, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो ये मोबाइल टावर्स एंड ऑल की वजह से दिक्कत। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इकोलॉजिकल डैमेज। लेकिन एथिकल क्या माना जाएगा? एथिकल माना जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन।
ठीक बात। ये कंसर्न इम्पैक्ट क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा। सेम आप ब्लॉकचेन के दे सकते हैं, क्रिप्टो का दे सकते हो। वही केस स्टडी है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग जो है सो बहुत ज्यादा डिमांड करती है एनर्जी, कार्बन एमिशन बढ़ेगा। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे कुछ कंसर्न्स हैं। अलग कंसर्न क्या है, सबसे पहले तो अगेन रेगुलेटरी दिक्कत है, पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो प्राइवेसी हो या साइबर थ्रेट हो। समझ रहे हो, सारी बातें तो वही है जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि भाई एथिक्स जो पूरे समाज का है, जो पूरे समाज का एथिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो एथिकल आउटलुक है, उससे क्या क्या अगेंस्ट जा रहा है। तो पूरा समाज चाहता है कि भाई सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी से वो खतरा आ रहा है। इक्विटी एंड एक्सेस की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है पूरा समाज, उसमें ये समस्या आ रही है ना। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऑटोनॉमस व्हीकल्स वगैरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अब वही एक सेल्फ ड्राइविंग उबर की कार 2018 में एक पेडेस्ट्रियन को उसने मार दिया एक्सीडेंट में, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ह्यूमन को मार देना, हमने तो इसी का एग्जांपल लेके, मर्डर का एग्जांपल लेकर के एथिक्स समझा है, ये तो समाज के लिए नहीं है सही। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये एआई रिलायबिलिटी और सेल्फ ड्राइविंग कार, ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप एथिकल प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं। तो ये तो जनरल बात हो गई अभी तक। अगर जेनेरिक टॉपिक आ जाए कि क्या क्या एथिकल डायमेंशन है अलग अलग टेक्नोलॉजी का, बट अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग है उससे रिलेटेड कुछ लिखना पड़े तो क्या है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात हो जाए या मशीन लर्निंग की, तो इसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं। तो पहला इसमें है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने आपको बताया कि बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि जब इसमें इसका एल्गोरिदम बनाया जा रहा है उस समय बनाने वाले में अगर कोई बायसनेस है तो वही बायसनेस एआई इनहेरिट कर लेगा और इससे डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ेगा। ऑटोनॉमी, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अगर होगा तो इससे ह्यूमन कंट्रोल एंड ओवरसाइट कम होगा, जो एथिक्स के हिसाब से रॉन्ग है। सिक्योरिटी रिस्क, ऑटोमेटेड कार्स वगैरह में अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत। बायोटेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग में किस तरह की समस्या है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वही डिजाइनर बेबीज, 3 पेरेंट बेबीज, ये सब। क्लोनिंग एंड ऑर्गन हार्वेस्टिंग, ये अब ह्यूमन ऑर्गन को 3D प्रिंटिंग और क्लोनिंग से बनाना और उसको बेचना एथिकल कंसर्न है। लोग मानते हैं क्यों ऐसा करना है, एथिक्स नहीं इसको अलाउ करेगा इतना। बिकॉज एथिक्स तो क्या मानेगा कि लाइफ इज वेरी सैंक्टिटी है लाइफ की, मतलब लाइफ बहुत प्रेशियस चीज है। मजाक बना दिया है तुम लोगों ने टेक्नोलॉजी के नाम पे इसका। कंसेंट एंड इन्फॉर्म चॉइस, जेनेटिक डेटा बिना कंसेंट के अगर कलेक्ट किया जाएगा तो वो तो ऐसी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है कि भाई तुम्हारी जेनेटिक्स में क्या क्या डेटा है, ये इसमें प्राइवेसी कंसर्न आ गया है। तो तुम फोन पे क्या बात कर रहे हो और चैट क्या कर रहे हो और किससे वीडियो कॉल कर रहे हो, ये तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारा जेनेटिक डेटा अगर कलेक्ट कर लिया जाए बिना कंसेंट के, तो तुम्हारा तो बॉडी के जीन्स का डेटा पे वल्नरेबिलिटी आ सकती है। और तुम सोचते हो कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है तो मैं कुछ भी बात करूंगा, करूंगी तो कुछ पता नहीं लगेगा, ये बात है। क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड आ जाएगा तो ये क्या है कि आज के दिन में जो ये इंक्रिप्शन है, जो तुम एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बेसिस पे जो तुम चौड़ मारते हो कि अरे कुछ भी बात करो, कैसे भी वीडियो कॉल करो, ये सब चलेगा। तो ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना, अगर क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए तो ये विद इन सेकेंड्स जो है ना, ये इंक्रिप्शन को तोड़ देंगे। क्रिप्टो करेंसी लेकर के बहुत लोग चौड़ मारते हैं कि बिटकॉइन है मेरे पास, इतना बिटकॉइन है, इतने पैसों का। क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया ना, इतने ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग हो जाएगा सेकेंड्स के अंदर में, जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका वैल्यू एकदम क्रैश कर जाएगा, सारा चौड़ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में भी प्राइवेसी की दिक्कत, इनइक्वालिटी की दिक्कत कि भाई इन तरह की टेक्नोलॉजीज का एक्सेस किसके पास रहेगा।
गांव में होगा, जो वेल्दियर एंटिटीज हैं उनके पास होगा। और नेशनल सिक्योरिटी पे भी खतरा। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी जो डिजिटल बेसिस पे चल रहा है उसको खराब कर सकता है, साइबर वॉरफेयर को और बढ़ा सकता है। अगर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पे बात आ जाए तो वही फाइनेंशियल एथिक्स। क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हम इकोनॉमी वाले थीम में देखेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो है ये बेसिकली कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है, दे आर ऑटोनोमस। तो जब ऑटोनोमस है तो अब बहुत बार ऐसे होता है कि बिटकॉइन में पेमेंट होती है, टेरर फाइनेंसिंग में, हवाला में, मनी लॉन्ड्रिंग में बिटकॉइन में पेमेंट होता है, बिकॉज ट्रैक नहीं किया जा सकता है, ट्रेसेबिलिटी नहीं है, एथिकल कंसर्न्स है। बिकॉज अगर मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगा, टेरर एक्टिविटीज बढ़ेंगी, दीज आर हाईली अनएथिकल। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, अगेन एनर्जी कंजम्पशन की हमने बात करी हुई है इसमें। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, अगेन क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इकोनॉमिक हार्म ही करेंगे, बिकॉज वल्नरेबल पॉपुलेशन के पास कहाँ से आएगा ये सब। कुछ रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चैलेंजेस भी हैं। क्या पॉलिसी चैलेंजेस हैं कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं होने की वजह से, ये सब हमने कॉमन देख रखा है, रेगुलेटरी रैग और बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल, यानी लॉज, रेगुलेशन, रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट एटसेट्रा, ये ऐसी चीजें हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे इस एस्पेक्ट, एथिकल एस्पेक्ट को डील करने के लिए नहीं है। मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो किसी टेक्नोलॉजी को लेकर के, या फिर अभी तक हमने जितनी टेक्नोलॉजी पढ़ी है उनको लेकर के जो जो डेवलपमेंट्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके कैसे वाले हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जिसमें उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उसकी सेफ्टी मेंटेन करी जाए, कैसे उस को और इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे उस इकोनॉमिक ग्रोथ को और एक्सेलरेट किया जाए, एटसेट्रा 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 की बातें होती हैं। लेकिन कहीं भी ये चीज नहीं होती है कि भाई उसका एथिकल डायमेंशन को कैसे मिटिगेट किया जाए, उससे रिलेटेड जो एथिकल कंसर्न्स हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, इसकी बात नहीं होती है। तो जितने भी ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे रेगुलेशन है, लॉ है, स्टैंडर्ड्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं एथिक्स मिसिंग रहता है। समझ रहे हैं बात। तो यही एक चैलेंज है कि एथिक्स का जो डायमेंशन है वो भी इंक्लूड होना चाहिए जब भी ऐसे ग्लोबल पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो समाज का भला के लिए ही तो आ रही है, और ये एथिकल स्टैंडर्ड्स भी समाज के ही हैं। तो समाज के ही स्टैंडर्ड से अगर ये टेक्नोलॉजी डिफर करेंगी तो फिर ये टेक्नोलॉजी आना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके अल्टीमेटली किसका भला करना है। एंड एथिक्स ऐसा एस्पेक्ट है ना जो बहुत क्लोज टू इमोशंस है। किसके? लोगों के, समाज के। अब एथिकल गवर्नेंस का कुछ फ्रेमवर्क कि एथिक्स बाय डिजाइन, ये इंश्योर करना कि जो एथिक्स है ना वो किसी भी टेक्नोलॉजी के अलग अलग डेवलपमेंट फेज से लेकर के और फाइनल फेज तक एथिक्स उसमें एम्बेडेड हो, इंक्लूडेड हो। यानी डिजाइन करने से लेकर के और फाइनल प्रोडक्ट तक ये इंश्योर करना कि एथिकल चीजें एम्बेडेड हो। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो जनरली अल्टीमेटली ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा ये कॉर्पोरेशंस ही कर रही हैं, तो इनको इनकरेज करना या इनको इंसेंटिवाइज करना किस चीज के लिए, ताकि ये अडॉप्ट करें एथिकल स्टैंडर्ड्स जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिविटी। ठीक बात। ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच, टेक्नोलॉजी जो है वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, प्राइवेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए उनको। कि कोई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, एआई हो, 5G हो, तो अल्टीमेटली 5G आकर के और रूरल एरियाज में उसका रीच पहुंचे और रूरल डेवलपमेंट हो। 5G के बेसिस पे ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी मिले जो नॉर्मली नहीं ले पाते हैं, तब जाकर के सोशल जस्टिस होगा और इसको एथिकल माना जाएगा। तो हर चीज में एक ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच होना चाहिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है और उसको अडॉप्ट अगर किया जाता है तो वो टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली जो है
समझ रहे हैं बात? अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी लोगों के लिए आ रही है और उसका एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखना ही सबसे मेन एम है, सबसे जरूरी चीज है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना कि अलग अलग कंट्रीज के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके इंटरनेशनली कोऑपरेट करना, कोलैबोरेट करना, ताकि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया जाए एथिकल टेक्नोलॉजी के लिए। कुछ केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स, तो फेशियल रिकग्निशन एंड प्राइवेसी हमने इसकी बात करी हुई है, जहाँ पे चाइना वाला जो फेशियल रिकग्निशन है ये केस स्टडी दे सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस में एआई को यूज़ करना यूएसए में चल रहा है, तो इसमें रेशियल प्रोफाइलिंग और फेयरनेस के क्वेश्चंस उठेंगे। क्रिस्पर एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन चाइना, इसमें एथिकल कंसर्न उठेंगे क्योंकि जेनेटिकली एडिटेड बेबीज, डिजाइनर बेबीज एंड ऑल। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में ये ग्लोबली चल रहा है, तो इसमें रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स लाना होगा कि किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं, हमने ओवरऑल सारी देख ली हैं, एक जगह पे दिए हुए हैं, अगर आपको कभी यूज करना पड़े तो। वे फॉरवर्ड्स वही वे फॉरवर्ड्स हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, बोथ एट डोमेस्टिक लेवल एंड एट ग्लोबल लेवल, कोलैबोरेट करके बनाना पड़ेगा। और डोमेस्टिक लेवल एंड ग्लोबल लेवल पे भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉर्पोरेट्स को। पब्लिक इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, लोगों को अवेयर और इंगेज और किया जाएगा, सो दैट दे, अगर कोई ऐसी चीज है जिसके शॉर्ट टर्म में तो नुकसान हो रहे हैं, लग रहा है कि एथिकल कंसर्न है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे हैं, तो ये जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक वो उसको अनएथिकली मानते रहेंगे। तो पब्लिक इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस बढ़ेगा तो लोग समझेंगे। अगेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स बनना चाहिए, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, क्रिमिनल जस्टिस एंड ऑल में। कोलैबोरेटिव रिसर्च, कोलैबोरेट करना चाहिए सरकार को, कॉरपोरेशंस को, एकेडमिशियंस को, और बोथ एट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल। फिर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी, पॉलिसीज एंड एथिकल स्टैंडर्ड जो है उनको एम्पिरिकल आउटकम्स एंड सोसाइटल फीडबैक अडॉप्ट करना होगा। तो ये वही सेम बात है। कंक्लूजन क्या रहेगा, तो वही बैलेंस्ड अप्रोच का कंक्लूजन आप रखेंगे कि भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है, लोगों की लाइफ को ही बेहतर करेगा, लेकिन कहीं से भी ये बात नहीं है कि अगर कुछ अनएथिकल है उसमें तो उसको भी जो है सो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक बात। तो ग्लोबल कोऑपरेशन की बात हो गई। वैल्यू एडिशन अब देख लेते हैं। वैल्यू एडिशन भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम जैसा ही रहेगा। ये पूरा लेक्चर ही वैल्यू एडिशन लेक्चर था एक तरीके से। तो डाइवर्स इंट्रोडक्शन टेम्पलेट में क्या है, 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी जो है, देखो वही बात है कि टेक्नोलॉजी, अब वही एक वर्ड, अनप्रेसिडेंटेड पेस से बढ़ रहा है, मतलब अंधाधुन। बढ़ रहा है। जब इस अनप्रेसिडेंटेड पेस से बढ़ रहा है तो इसमें बहुत सारे इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट भी हैं जो आज तक के सारे लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। लेकिन ये साथ साथ में कुछ एथिकल कंसर्न्स भी क्रिएट करते हैं, बिकॉज आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो एथिकल इंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन में। ये एथिकल कंसर्न्स जो है ये एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू इन एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास एंड इश्यूज को हम क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सेकेंड टेम्पलेट कि ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ न्यू एरा ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगेन बहुत पॉसिबिलिटीज लेकर के आया है, एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, बट कुछ एथिकल डिलेमास एंड चैलेंजेस हैं जो ट्रेडिशनल ह्यूमन वैल्यूज, सोसाइटल नॉर्म्स, इन सबको क्वेश्चन करता है, इन सबको चैलेंज करता है। तो जब ये करता है तो हमें मैनेज कर लेना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से हम ध्यान रखें। थर्ड टेम्पलेट क्या है, क्लॉस श्वाब के अकॉर्डिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल लीड टू अ फ्यूजन of our physical, digital and biological identities. This fusion, however, brings ethical challenges that extends beyond technical boundaries.
तो इनका कोट आप यूज करके इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लॉस श्वाब द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विल लीड टू अ फ्यूजन, मतलब सब मिल जाएगा, हमारा फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, हमारा जो फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है सब मिक्स हो जाएगा, यानी सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये जो फ्यूजन है ये एथिकल चैलेंजेस कुछ लेकर के आएगा, जिसको एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू हमें सॉल्व करना होगा, सॉर्ट करना होगा, ताकि जो हम अल्टीमेट जिस तरीके की प्रोग्रेस हम चाहते हैं वो एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऊपर भी हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। चाइना में सर्वेलेंस, सोशल क्रेडिट सिस्टम देख रखा है, जीन एडिटिंग चाइना वाला देख लिया, ऑटोनोमस वेपन यूएसए एंड रशिया काम कर रहे हैं इस पे। तो ऑटोनोमस जहां भी आएगा उसमें आपको अकाउंटेबिलिटी की कंसर्न दिखानी है, डिजिटल डिवाइड आपको दिखाना है कि सोशल जस्टिस जो समाज मानता है जिस चीज़ में, उसको ये और कम करेगा। तो इसीलिए डिजिटल डिवाइड और इनइक्वालिटी को मैनेज करने के बाद टेक्नोलॉजी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5G टेक्नोलॉजी आए वो इतना महंगा हो जाए कि उसका अडॉप्शन सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और शहर में हो और गांव में हो ही नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका, एथिकली वो सही आया नहीं टेक्नोलॉजी। फिर जॉब्स का इम्पैक्ट, 2021 का एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2025 में ये कहता है कि 85 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा माइक को सही कर रहा था मैं। तो ग्लोबल एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि हाँ जॉब रिप्लेस होंगे। उसके अलावा हम फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड यूनिक इनसाइट्स, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ यूनिक नहीं है इसमें, बस हेडिंग दे करके एक जगह किया हुआ है ताकि ढूंढना कम पड़े। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी देखा हुआ है, जेनेटिक सीजर्स की तरह यूज करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना। तो इसमें एक राइट्स का भी एक्सेस आता है ना, कि ह्यूमंस को ये राइट किसने दे दिया कि आप कैटल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़वा सकते हैं? किसने राइट दिया है ह्यूमंस को ये? आपने अपने आप से मान लिया कि मिल्क आप यूज कर रहे हैं आपके लिए हेल्दी है, तो मिल्क जो है सो आप कैसे भी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। ठीक है, उसको फिजिकल हार्म नहीं हो रहा है मिल्क प्रोडक्शन से, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, लेकिन आपको ये राइट किसने दिया है? फिर एआई एंड बायसनेस हमने देख ही लिया, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी हमने देख ही लिया, सब कुछ वही बेसिक बातें हैं हर जगह। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ केस स्टडी जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, मैंने बताया था कि 2016 में जब ट्रंप जी जीते थे इलेक्शन, तो उस समय फेसबुक डेटा का यूज़ करके जो वोटर्स का बिहेवियर है इलेक्शन में उसको चैनलाइज किया गया था, उसको जो है सो इन्फ्लुएंस किया गया था। तो डेमोक्रेसी जो है, ये डेमोक्रेसी सोचो, इस डेमोक्रेसी को लेने के लिए, लड़ने के लिए इंडिया से लेकर के दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी है ये बिना फाइट के नहीं मिला है। बिकॉज अल्टीमेटली हिस्टोरिकली पावर जो होता था, जो पावर था वो किनके पास था? वो रूलर्स के पास था, वो एरिस्टोक्रेट्स के पास था, जो रिच क्लास थे उनके पास था, जो हेरिडिटरी बेसिस पे भी था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट ऋतिक रोशन जी ने उसको फिर ठीक कराया। तो खैर, तो पावर जो है वो रूलर्स, एरिस्टोक्रेट्स, इन फ्यू एक्सेप्शनल फ्यू के पास था। और जो नॉर्मल लोगों की लाइफ है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, वो बहुत ज्यादा डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी, बहुत खराब कंडीशन में थी। अब जब ऐसे चीजें हो रही थी और इतनी खराब कंडीशन में ह्यूमन लाइफ थी, और वहां से जब डेमोक्रेसी की बात शुरू हुई कि पावर इन एरिस्टोक्रेट्स, पावरफुल लोगों से छीन करके नॉर्मल इंसानों के पास आना चाहिए, तो इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी तो कम होगी, इस चीज को लोग कम एक्सेप्ट करेंगे। समझ रहे हैं? तो डेमोक्रेसी जो कि एक बड़ी लड़ाई, बहुत हजारों सैकड़ों सालों की लड़ाई के बाद आया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया में हर जगह, उस डेमोक्रेसी को भी ये टेक्नोलॉजी अब इंटरप्ट कर रहा है और अगेन इसको इन्फ्लुएंस करके और चेंजेस करके इसको ले जा रहा है उसी डायरेक्शन में कि कुछ लोग के पास ही पावर हो और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है।
फिर इसमें एथिकल डिलेमा यही था कि भाई डेटा का क्या प्राइवेसी है, फेसबुक को लोग यूज करते हैं, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया और ये वो चीजें हैं। अब इसमें डेटा की क्या प्राइवेसी है भाई, हमारा डेटा तो इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर दे रहा है हमारे, यानी कोई डेटा का तो सिक्योरिटी ही नहीं है। हमने डेटा प्राइवेसी वाले लेक्चर में इन सब चीजों पर डिटेल में बात किया है। हमारा कंसेंट क्या, क्या आपने कंसेंट लिया उन लोगों से कि आपका डेटा जो है सो वोटर एज अ हम आपका जो डेटा है, जो भी चीजें आप फेसबुक पर कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज एंड ऑल, उन सारी चीजों को हम यूज करेंगे फॉर एक्स वाई जेड पर्पस। और इससे इम्प्लीकेशन यही, एक तो डेमोक्रेसी वाला इम्प्लीकेशन आप लिख सकते हैं, और उसके बाद तो एक स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी लॉ चाहिए और ये सब चाहिए, ये लिख सकते हैं। अगेन दूसरा केस स्टडी ऑटोनमस उबर कार एक्सीडेंट, इसमें भी वही कि सेल्फ ड्राइविंग उबर कार एक्सीडेंट हुआ तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसको सजा मिलनी चाहिए इसमें, प्रोग्रामर को, कंपनी को, एआई सिस्टम को, किसको। और अगर सजा किसी को नहीं मिल पा रही है बिकॉज ये टेक्नोलॉजी था, तो जस्टिस का क्या हो गया। जस्टिस किसी भी समाज का सबसे फाउंडेशनल वैल्यू होता है, इट इज द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ एनी सोसाइटी। जस्टिस जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट वर्च्यू। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोसाइटी। और ये अगर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की हम बना सकते हैं, तो जस्टिस का क्या, फर्स्ट वर्च्यू का क्या, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ समाज का क्या। समझ रहे बात। थर्ड केस स्टडी जीन एडिटेड बेबीज, देखा हुआ है हमने, वही सब बातें करी हैं, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका एथिकल डिलेमा भी वही है, ठीक है। और डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन का भी अगेन सेम, कि भाई ऐसे वीडियोस बना दिए जाते हैं जिसमें जो रियल लोगों को मिमिक करते हैं वो लोग वहाँ हैं भी नहीं, वो वहाँ प्रेजेंट भी नहीं है ऐसे लोग, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग कि उनको दिखाया जाता है कि वो एक एक्स लोकेशन पे प्रेजेंट है एंड डूइंग वाई एक्टिविटी, जिससे या तो हेट्रेड या फैन फॉलोइंग, ये दोनों चीज बढ़ाई जाती है, स्पेशली पब्लिक फिगर्स की, सेलिब्रिटीज की, पॉलिटिशियंस की। इसमें तो भाई ट्रुथ माना जाता है कि ट्रुथ इज द अल्टीमेट वर्च्यू, सबसे बड़ी वैल्यू है, एथिकल माना जाता है ट्रुथ को। कहां गया ये ट्रुथ और क्यों चला गया, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज आप एआई लेकर के आ गए तो डीप फेक बना दे रहे हैं, तो ट्रुथ चला गया, मिस इन्फॉर्मेशन आ गया। समझ रहे बात। तो ये कुछ केस स्टडीज हैं। कोटेशंस क्या है, द रियल प्रॉब्लम इज नॉट वेदर मशीन्स थिंक बट वेदर मेन डू। मशीन सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एआई को हम पनिशमेंट देंगे बिकॉज इट कैन थिंक, बट पहले तो ये जानना है कि क्या आप सोच रहे हैं एथिकल डायमेंशन के बारे में। ये यूज कर सकते हैं आप। टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, सबसे फेमस कोटेशन अबाउट टेक्नोलॉजी। अगर एज अ सर्वेंट आप इसको यूज कराएंगे, मतलब कि मेन, वुमेन एंड अदर्स, अगर ये मास्टर हैं, मतलब ये जिस तरह से कमांड दे रहे हैं, इफ इट इज वर्किंग लाइक दैट तब तक तो ठीक है, बट इफ इट इज नॉट, यू आर बिकमिंग अ स्लेव ऑफ द टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी कह रहा है उस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डेटा मैनिपुलेट कर लिया गया, डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया गया, इलेक्शन मैनिपुलेट कर लिया गया, वोटर मैनिपुलेट हो गए, यानी टेक्नोलॉजी ने इंसान को कंट्रोल कर लिया। और जब टेक्नोलॉजी मास्टर बन जाता है ना, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत डेंजरस मास्टर है। एज अ सर्वेंट इट इज वेरी यूजफुल, आप जो चाहेंगे वो करके देगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं ये लेक्चर बनाऊं, लैपटॉप और ये पेन टैब के थ्रू, माइक के थ्रू मैं बना रहा हूं लेक्चर, मुझे सॉफ्टवेयर, मैं चाह रहा था लेक्चर बनाना, ये सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ कर रहा है कि बनाऊं। बट अगर इसको मास्टर बना दिया जाएगा कि ये जो चाह रहा है, या इसमें इतनी एबिलिटी आ गई है कि ये मुझे मैनिपुलेट कर दे रहा है, व्हाट्सएप के फेक
मैसेजेस एंड न्यूज़ पढ़ के लोग दंगे करने पे उतर जाते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो डीप फेक बनाया गया, उसने इंसानों से दंगे करवा दिए। इट इज़ अ वेरी डेंजरस मास्टर। तो टेक्नोलॉजी इज़ अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। एक ये स्पाइडरमैन मूवी का, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी दे देना एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि टेक्नोलॉजी से पावर इन्हांस कर रहे हो बट उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है कि तुम एथिकल एस्पेक्ट पे भी सोचो। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डजंट चेंज व्हाट वी आर गोइंग बट इट चेंजेस अस। हम जो कर रहे हैं उसको नहीं बदल रहा है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि हम अब हम क्या क्या करते हैं उसमें थोड़ा रिफॉर्म आ जाए, उसमें बदलाव आ जाए। इट इज नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, rather what it is doing is it is changing us, it is not changing what we are doing, it is changing us, because gradually it is going towards becoming our master, and that is a very concern. Our technology has surpassed our humanity. एल्बर्ट आइंस्टाइन पैराफ्रेज्ड है, मतलब इन्होंने कुछ और कहा होगा, उसको यहाँ पे उसका मीनिंग दूसरे तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, टेम्पलेट अगेन सेम चीज़ है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे कर रहे हैं, एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज जो है सो बढ़ती जाएंगी। एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज विल इंक्रीज, एंड अगर एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज करेंगी तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में देना होगा कि भाई एक रॉबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, जिसमें एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पे काम किया जाए, सो दैट आप दोनों चीज ड्यूअल फ्रंट पे काम कर पाए। मतलब आप एथिकल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करें, साथ साथ आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करें। बिकॉज टेक्नोलॉजी को यूजफुल सर्वेंट बनाना है, मतलब टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करना है दैट ये इंसानों का प्रोग्रेस कराए, ना कि उनको एथिकल बैंकरप्सी की तरफ ले जाए कि अरे इकोनॉमी पैसा तो आ रहा है लेकिन एथिक्स, कल्चर, मोरालिटी, इन सब चीजों में तो लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, मतलब है ही नहीं दिमाग में कुछ भी। तो इट इज नॉट द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का पर्पस है कि जो इंसान जो काम करते हैं उसको आसान बनाना। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है, अब ऐसा भी कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको बोला जाता है, उनको पोजीशन ऐसे किया जाता है कि भाई वो बड़ा अच्छा करेंगे, वो बहुत कमाल की चीज़ें कर देंगे और आने वाले समय में सही कर देंगे, सब करेंगे। लेकिन अगर ये साथ में करते करते एथिक्स को इग्नोर किया जाए, जो कि जनरली रेगुलेशंस में इंडिया में और दुनिया में हर जगह एथिक्स के रेगुलेशंस को इग्नोर किया जाता है। अरे चाइना में अगर एथिकल रेगुलेशन नहीं है तभी तो वो सोशल क्रेडिट प्रोग्राम के बेसिस पे फेशियल डेटा तक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ताकि सर्वेलेंस इतनी अच्छी हो पाए। यानी उनको प्राइवेसी नाम की कोई कंसर्न नहीं है, ऑटोनॉमी का कोई कंसर्न नहीं है, जस्टिस का कोई कंसर्न नहीं है। लोगों की लाइफ मियर एक मजाक बन के रह गया हुआ है क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड्स पर नहीं काम किया जा रहा है। समझ गए बात? तो इस तरीके से इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंक्लूजन में भी और इंट्रोडक्शन में कोई समस्या नहीं है, और इसी नोट पे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम कंप्लीट होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म होता है यहाँ पे। हमने अभी 14 लेक्चर्स देखे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हम कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाले हम कंटेम्प्रेरी में करेंगे, बट अभी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी खत्म हो गया। और मैंने आपको बोला था कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको अपना इन्वायरमेंट और फर्स्ट हाफ ऑफ साइंस का रिवीजन शुरू करना है। आई होप कि आपने इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का खत्म कर दिया होगा रिवीजन दोबारा। जिनका बैकलॉग था, मैंने साइंस जब शुरू किया था तो मैंने बोला था कि बैकलॉग को पैरेलली कवर करते जाओ। आई होप कि वो बैकलॉग आपके सारे कवर होंगे, और अब आप भी सोशल इश्यूज जो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे उसमें आप डिसिप्लिन वे में उसको भी आप भी तैयार करेंगे और साथ में चलेंगे। और साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट एंड साइंस का फर्स्ट हाफ को रिवाइज करेंगे जब तक सोशल इश्यूज चलते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल इश्यूज जब चलेंगे तब हम साइंस को कंप्लीट कर लेंगे, सोशल रिवाइज कर लेंगे उस समय तक, और फिर जब कंटेम्प्रेरी चालू होगा तो एक बार पूरा रिवीजन आप फिर से करेंगे। तो आप कंसिस्टेंटली करते रहिए।
एंड इसमें कोई डाउट नहीं है दैट वी विल अल्टीमेटली डू समथिंग गुड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, वी विल डू समथिंग गुड। एंड बस इतना ही है, बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए। साइंस का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है और फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक नया थीम शुरू करेंगे, सोशल थीम। बहुत आसान थीम है वो भी, कोई इसमें समस्या नहीं है, बिकॉज हम सब सोशल एलिमेंट्स हैं, हम सब एक समाज से बिलोंग करते हैं और उन्हीं समाज की सच्चाई पे हमें बात करना और इससे लिखना है। तो कोई एक डिफरेंट ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो लगेगा कि अरे ये क्या है, क्या होता है मतलब इसका। आपको सब पता है, वुमेन रिलेटेड टॉपिक से हम शुरू करेंगे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। इसीलिए हम शायद ऐसा हो सकता है कि हम 2 लेक्चर्स में वुमेन वाले टॉपिक को करें, ना कि एक लेक्चर में, बिकॉज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और वुमेन में डायमेंशन, एक सरकार क्या कर रही है वुमेन के लिए, ये भी एक डायमेंशन हो सकता है एस्से का। तो वो सारे कंटेंट पे बात करेंगे। तो हम पहले बेसिक कंटेंट का एक लेक्चर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यू एडिशन स्टफ देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। बाकी बस ठीक है, इतनी ही बातें करनी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो गया। आई होप कि चीज़ें अभी तक सब समझ में आ रही होंगी। अब तो हम काफ़ी यूज टू हो गए हुए हैं। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखना अपना अच्छे से एंड रिवाइज करते रहना। एंड अगले क्लास में मिलते हैं नए थीम के साथ। सो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस।